इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 6 या यूं कहा जाए ओल्ड चैप्टर नंबर 7, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सीबीएसई की तरफ से जो आपका रिवाइज सिलेबस होके है उसके अंदर ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो जो चैप्टर नंबर आपका 6 हुआ करता था यानी आपकी द्वितीय क्रिया वो आपका इस साल अब डिलीट कर दिया गया। तो इस वजह से जो आपका चैप्टर नंबर 7 हुआ करता था तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप, अब वो आपका चैप्टर नंबर 6 हो गया है और शुरुआत के 1 से लेकर 5 जो चैप्टर थे वो एज इट इज सेम ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूनिट नंबर 3 में से जो चैप्टर नंबर 6 था उसकी जगह आपको चैप्टर नंबर 7 पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है आई बटन पे क्लिक करके ज्योग्राफी का सिलेबस देख सकते हैं, आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। आपको मेन फोकस करना है चैप्टर के कंटेंट के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम वही क्लियर करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। मेरा नाम है शाहरुख सैफी और वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चैप्टर कंटेंट के बारे में। तो ये जो आपका चैप्टर है वो बेसिकली बिलोंग करता है आपके सेवा सेक्टर से, यानी कि जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब हम तीसरी क्रियाओं और चौथी क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं तो वो सारी बिलोंग करती है सेवा के ऊपर यानी सर्विसेज के ऊपर। पहली जो और दूसरी होती है वो हम आगे जानेंगे ताकि आपको एक स्टेप बाइज जो मानवीय क्रियाएं हैं यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो ये चैप्टर आपको बताएगा कि किस प्रकार मानवीय क्रियाएं एक श्रेणी के रूप में काम करती है। अब बात ये आएगी आपके मन में कि ये मानवीय क्रियाएं क्या होती है। तो देखिए, मानव जो काम करता है जिसके बदले उसे आय प्राप्त होती है यानी कि इनकम प्राप्त होती है उसे हम मानवीय क्रियाएं कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे आर्थिक क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः 4 प्रकार की हमें आर्थिक क्रियाएं देखने को मिलती है, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। और जो पंचम क्रिया है वो चैप्टर के बीच में ही आपको पढ़ने को मिलेगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। हमें जो इस चैप्टर में फोकस करना है वो है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाओं के ऊपर। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। ये आप अपनी स्क्रीन पे मानवीय क्रियाओं को देख भी सकते हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप बता रखा है सभी क्रियाओं के बारे में। जैसे कि पहला जो स्टेप होता है वो प्राथमिक क्रिया होता है। प्राथमिक क्रिया क्या होती है, वो प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है, जैसे रॉ मटेरियल, कच्चा माल। अगर उदाहरण की बात की जाए तो भूमि हो गया, जल हो गया, वनस्पति हो गया, खनिज हो गया, ये सारी क्या है प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है। और दूसरी क्रिया में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो कच्चे माल को हम तैयार माल में बदल देते हैं, यानी कि अब बात आती है उद्योगों की यानी प्रोडक्शन की बात आती है। और तीसरी क्रिया में हम क्या करते हैं, सर्विसेज का काम करते हैं, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज यानी तीसरी क्रिया, ये जो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। और चौथी होती है इंटेलेक्चुअल सर्विस जो कि हाई लेवल की देखने को मिलती है। तो तीसरी और चौथी वाली जो आपकी क्रिया है वो इस लेसन में आपको डीपली तरीके से पढ़ने को मिलेगी। शुरुआत करते हैं तृतीय क्रियाकलाप से यानी थर्ड एक्टिविटी से। अगर ओवरव्यू की बात की जाए तो वह सभी प्रकार की सेवाएं जो भुगतान के बदले प्राप्त हो तो उसे हम तीसरी क्रिया कहते हैं। अगर इसके टॉप फीचर की बात की जाए तीसरी क्रिया के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो जैसे व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, पर्यटन हो गया, पर्यटन यानी टूरिज्म। ये चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। आपको की पॉइंट जो ध्यान में रखने हैं वो है आपका ग्रामीण और नगरीय विपणन। विपणन मतलब होता है मार्केटिंग यानी बाजार। और अगर एग्जाम टाइप क्वेश्चन की बात की जाए तो ज़्यादातर इसके अंदर फुटकर और थोक व्यापार से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अदर्स भी पूछ ले जाते हैं लेकिन जो मेन फोकस है वो आपको इसके ऊपर रखना है। फुटकर का मतलब होता है रिटेलर और थोक का मतलब होता है होलसेलर, जो कि अभी आपको डीपली पढ़ने को मिलेगा। अगर मैं 1 मार्क्स एमसीक्यू की बात करूं तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे और उसका पेज नंबर 63 देखोगे तो आपको एक टॉपिक दिखाई देगा जिसके अंदर कॉलर का रंग लिखा होगा बट उसके आंसर नहीं लिखे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क एमसीक्यू बता देता हूँ जो कि एग्जाम में हर बार पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉलर के नाम अच्छे तरीके से याद करना जरूरी है। इनमें से कोई भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये इसके कार्य की जो प्रकृति है, वर्क जो नेचर है वो है आपका फर्स्ट एक्टिविटी से यानी प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित है। स्वर्ण यानी कि गोल्ड, ये आपका 5वीं। श्वेत यानी कि आपका व्हाइट, तो ये आपका हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल में। और नीला वाला जो होता है ब्लू कलर का वो होता है आपका उद्योग में जो एक्चुअल प्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड करता है। तो ये आपको लाल, स्वर्ण, श्वेत, नीला कलर अच्छे से याद रखना है कि इनका संबंध किस प्रकृति से है, किस कार्य की प्रकृति से है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में जाकर भी ये देख सकते हैं क्वेश्चन।
चलिए अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र। तो ग्रामीण विपणन केंद्र यानी कि आपका रूरल मार्केटिंग सेंटर। तो इसमें देखिए क्या होता है कि निकटवर्ती बस्तियों का यह पोषण करता है। निकटवर्ती बस्तियों, निकट मतलब होता है पास, और बस्तियां आप जानते हैं कि ग्रामीण में बस्तियां ज्यादा देखने को मिलता है। एक तरीके से स्थानीय मांग को ये पूरा करते हैं ये वाले बाजार। और इसमें क्या होता है कि ग्रामीण विपणन केंद्र जो होते हैं वो अर्ध शहरी होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से ये अर्बनाइजेशन नहीं होता, यहाँ पर हाफ तरीके से देखने को मिलता है, क्योंकि ये स्थानीय मांग को व्यक्तियों की पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर मंडियां और फुटकर व्यापार ज्यादा देखने को मिलता है। फिर वही रीजन आता है कि इसी कारण यहाँ पे जो क्षेत्र है वो काफ़ी वाइड नहीं हो पाता, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें आपको ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसी कारण ये जो लोकल डिमांड होती है लोगों की उसे कंप्लीट कर पाते हैं। बट यहाँ पे जब दूसरी तरफ बात हम करते हैं नगरीय विपणन केंद्र की, यानी कि अर्बन मार्केटिंग सेंटर की, तो इसमें देखिए क्या होता है कि केंद्र स्थानीय सेवाओं के साथ साथ यहाँ पर विशिष्ट वस्तुएं यानी कि स्पेशल वस्तुएं और सेवाएं भी यहाँ पर प्रदान करने को मिलती है। उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पे मंडियां भी होती है, लेकिन सुपर मार्केट भी देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े बाजार भी देखने को यहाँ पे मिलते हैं हाई लेवल के, यानी कि जो स्पेशल टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर विनिर्मित वस्तुओं का प्रदान ज्यादा किया जाता है। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी काफी तेजी से ग्रो करती है, और इसमें शैक्षणिक संस्थाएं और व्यवसाय भी उपलब्ध होते हैं। शैक्षणिक और व्यवसाय से संबंधित उदाहरण के तौर पे जैसे अध्यापक, वकील, चिकित्सक, डेंटल, ऐसे ना जाने कितने सारे हैं जो नगरीय विपणन केंद्र में आपको देखने को मिलते हैं। तो एज इट इज 4 पॉइंट आप उतारिए, एग्जाम के अंदर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नो फालतू का ड्रामा, सिर्फ सिंपल तरीके की ये बात की जा रही है। ठीक है, आई होप आप अच्छे तरीके से ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्र के बारे में समझ चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक की ओर, जिसका नाम है फुटकर व्यापार यानी कि रिटेलर, दूसरा है थोक व्यापार यानी कि होलसेलर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि फुटकर और थोक ये क्या होता है, आपका एग्जाम टाइप क्वेश्चन ज्यादा आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए जरूरत ये है कि इसे हमें डीपली तरीके से, अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। तो आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फुटकर व्यापार की। तो देखिए इसमें क्या होता है कि फुटकर व्यापार से तात्पर्य ऐसे व्यापारी से होता है जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोक व्यापारियों से माल खरीदता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, माल को खरीद रहा है किससे? थोक व्यापारी से, होलसेलर से, और उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में विक्रय करता है, यानी कि उपभोक्ताओं को फुटकर व्यापारी बेचता है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि फुटकर व्यापारी उपभोक्ता और थोक व्यापारी के बीच में एक कड़ी का काम करता है, यानी कि एक बिचौलिए की तरह काम करता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं फुटकर व्यापारी के कुछ उदाहरण दूं तो जैसे रेडी हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका परचून की दुकानें यानी जनरल जो स्टोर होते हैं। अब देखिए जब आपके घर में कोलगेट खत्म होता है, अब ये थोड़ी आप डायरेक्ट कोलगेट की कंपनी में चले जाओगे, या ये भी नहीं होता कि आप डायरेक्ट होलसेलर के पास चले जाओगे जो इसका उत्पादन करता है। आपको किसकी जरूरत होती है? आपको जरूरत होती है एक दुकान की जो कि आपके नियर बाय में देखने को मिलती है, और उसी दुकान को हम फुटकर व्यापारी कहते हैं, जो कि हमारी आवश्यकताओं को थोड़ी थोड़ी पूरा कर देता है। तो इसमें यही बात की जा रही है कि दुकानदार क्या करता है, होलसेलर से सामान खरीद के लाता है और उपभोक्ताओं की उनकी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में विक्रय करता है। इसके अंदर जो मेन चीज है याद रखने वाली वो है, जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो उपभोक्ता और होलसेलर के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं थोक व्यापार के बारे में। तो देखिए थोक व्यापार से आशय ऐसे व्यापारी से है जो उत्पादक को, यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है, उससे बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचता है। होलसेलर क्या करता है, जहां से उत्पादन आता है उद्योगों से, कंपनियों से, वो अपने एक गोडाउन में रखता है और उन्हें क्या करता है, सप्लाई करता है, जिसे हम सप्लायर भी कहते हैं। तो ये जो फुटकर व्यापारी होते हैं, जो दुकान वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने सप्लायर से सामान लेके आते हैं, या फिर सप्लायर ने डायरेक्ट भी प्रोवाइड करवाता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में कराता है और उसी के अकॉर्डिंग ये हमें सामान बेचते हैं। यानी कि थोक व्यापारी जो होता है वो निर्माता और फुटकर व्यापारी के बीच में कड़ी का काम करता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि अब एक कंपनी ने साबुन बनाया, उस कंपनी का जो माल जो था वो थोक व्यापारी ने क्या किया, एक बड़ी मात्रा में खरीदा। अब उसके गोडाउन में वो सारी चीजें समा गई, उसने क्या किया, धीरे धीरे सप्लाई करना शुरू किया, किसे, फुटकर व्यापारी को, यानी रिटेलर को। जो हमारी जरूरत वाली चीजें थी उससे हमने वो चीजें खरीद ली। तो एक तरीके से चैन की तरह ये काम कर रही है। तो आई होप आप फुटकर और थोक दोनों व्यापारियों के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और अच्छे तरीके से समझने के लिए इसकी विशेषताओं के बारे में आप जान लीजिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ फुटकर व्यापार की विशेषताओं के बारे में। पहला जो इसका पॉइंट है वो है अनेक वस्तुओं का व्यापार।
जब आप एक जनरल स्टोर में जाते हो तो आप वहां पर देखते हो कि जो जनरल स्टोर का मालिक होता है वह अनेक प्रकार की वस्तुएं अपने पास रखता है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती है। वो अपनी जरूरत के हिसाब से जो उसे चाहिए होती है वह फुटकर व्यापारी उसे आसानी से दे देता है। फिर चाहे दूध हो, चाय पत्ती हो, नमक हो, दाल हो, चावल हो, वगैरह वगैरह। दूसरा है उपभोक्ता को विक्रय, यानी कि फुटकर व्यापारी का जो संबंध होता है वह थोक व्यापारी से खरीदता है और उपभोक्ताओं को यानी हम जैसे कंज्यूमरों को वह बेचता है। तो इस प्रकार फुटकर व्यापारी बीच की कड़ी का काम करता है थोक व्यापारी और उपभोक्ताओं के बीच में। फोर्थ पॉइंट है इसका सफलता यानी अचीवमेंट। तो देखिए फुटकर व्यापारी जो रिटेलर होता है उसकी सफलता उसकी विक्रय कला और दुकान की सजावट के ऊपर निर्भर करती है। जितनी अच्छी उसकी दुकान होती है ग्राहक उसकी दुकान पे ज्यादा आते हैं, और जितने खराब दुकान होते हैं यानी माल की कमी होती है तो ग्राहक उसके पास क्यों आएगा, वो उस दुकान पे जाता है जहाँ पे सारी वस्तुएं आसानी से मिल जाए। तो इसलिए सफलता डिपेंड करते हैं फुटकर व्यापारी की क्या दुकान की सजावट पर और उसके रखे सामान के ऊपर। अगला है व्यक्तिगत संपर्क, इंडिविजुअल रिलेशन। तो देखिए क्या होता है कि फुटकर व्यापारी के अपने उपभोक्ताओं के साथ क्या होता है, व्यक्तिगत संपर्क अच्छे रहते हैं और उसे व्यापारी को पता रहता है कि इस उपभोक्ता को क्या क्या चीजें पसंद है, तो उसकी रुचि का सामान वह हमेशा अपनी शॉप में रखता है ताकि उसका व्यापार अच्छे तरीके से चलता रहे। अगला है कम पूंजी। तो देखिए इस प्रकार के जो व्यापार होते हैं उसके अंदर कम पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कि आप एक नॉर्मल सी शॉप ओपन करके भी अपना ये वाला व्यापार चला सकते हैं। अगला है नगद विक्रय। तो फुटकर व्यापारी क्या करता है, उपभोक्ताओं से डायरेक्ट पैसे लेता है, उन्हें सामान प्रोवाइड करवाता है। तो इस प्रकार वह नगद विक्रय को ज्यादा प्रोत्साहन देता है, लेकिन वह समय समय पे अपने ग्राहकों को क्या करता है, उधार भी देता रहता है ताकि उसके ग्राहक उसके साथ बंधे रहे। जैसे कि आपका अपने लोकल स्टोर से भी क्या उधार चलता ही रहता है। ये क्या एक रिलेशन बनाने वाली बात हो जाती है। अगला है क्रय की मात्रा। तो देखिए जो फुटकर व्यापारी होता है वह माल को खरीदना और बेचना थोड़ी थोड़ी मात्रा में करता है, क्योंकि वह एक फुटकर व्यापारी है। अब ऐसा तो नहीं है होलसेलर की तरह वो बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदेगा, वह मनुष्य की जरूरतों के हिसाब से अपने दुकान में सामान रखता है ताकि वह दिन ब दिन लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करता रहे। लास्ट जो पॉइंट है इसका वो है सीमित व्यापार क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आपके जो जनरल स्टोर होते हैं वो आपके घर से काफी नजदीक होते हैं, तो इन फुटकर व्यापारी का जो क्षेत्र होता है वो काफी लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान यहाँ रह रहा है दिल्ली से और वो मुंबई में जाके खरीद रहा है, तो हमें जो अपनी जरूरत की चीजें होती है वो अपने आसपास की दुकानों से मिल जाती है। तो इस प्रकार इन फुटकर व्यापारी का जो क्षेत्र होता है वो भी हमें सीमित देखने को मिलता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी फुटकर व्यापारियों की। आई होप आप एक एक विशेषताओं के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं थोक व्यापारी की यानी होलसेलरों के बारे में। थोक व्यापारी में सबसे पहला पॉइंट आता है माल का बड़ी मात्रा में क्रय यानी कि खरीदना। तो होलसेलर जो भी होता है वह क्या करता है, डायरेक्ट कंपनियों से ज्यादा मात्रा में माल का क्रय करते हैं, उन्हें खरीदते हैं, तभी उनका गोडाउन भरा भरा सा दिखाई देता है। उसके बाद आती है साख सुविधा। और साख सुविधा, साख मतलब होता है ऋण यानी कि आपका उधार देना। तो ये क्या करता है, ये फुटकर व्यापारी को उधार में भी माल बेचते हैं ताकि उनका जो व्यापार है वह अधिक चलता रहे, यानी कि होलसेलर और रिटेलर दोनों के बीच में रिलेशन भी अच्छे से बने रहे। इसके बाद अगला पॉइंट है वो है नमूने के द्वारा विक्रय करना। देखिए नमूना मतलब होता है मॉडल। तो जब हम बात करते हैं थोक व्यापारी की तो वह अपना माल क्या करता है, गोडाउन में रखता है। वह सभी माल को नहीं खोल के रखता, उनका माल पैकेजिंग में रखा जाता है। तो इससे क्या होता है कि वह हर एक का सैंपल ले लेता है ताकि जो भी रिटेलर उसके पास आता है, क्योंकि वह रिटेलर तो ज़्यादा मात्रा में उससे लेगा सामान, एक एक करके तो लेगा नहीं, तो इसलिए उनको यह सैंपल दिखाने के लिए चीज़ें रखी जाती है ताकि वह चेक कर सके कि ये सही है या फिर खराब है। इसके बाद आता है अत्यधिक पूंजी। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जो होलसेलर होता है वह ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं को खरीदता है उत्पादकों से, तो इसलिए उन्हें नगद माल देना पड़ता है। उनका जो ये क्रय विक्रय चलता है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात आती है अधिक विज्ञापन पर खर्च। तो अपने माल को लोगों के बीच में विश्वास दिलाने के लिए वह क्या करता है, समाचार पत्रों में, टीवी में, अखबारों में अपनी ऐड को रन करता है, यानी कि विज्ञापन चलाता है, जिससे कि लोगों के बीच में उस वस्तु या फिर सामान को लेके ट्रस्ट को पैदा किया जा सके, पता तो चले ये चीज़ सही भी है नहीं। और ऐड वही जने चलाते हैं ज़्यादातर जिन्हें अपने माल के ऊपर भरोसा होता है। ठीक है, तो आई होप आप थोक व्यापारी की विशेषताओं के बारे में भी अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारियों के बीच का। आगे हम पढ़ते हैं तीसरी क्रियाओं के बारे में, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले इसका क्या मीनिंग होता है
किसी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, ले जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट है वो बहुत सारी गतिविधियों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि परिवहन एक सेवा के रूप में बहुत अधिक लोगों को क्या करता है? रोजगार प्रदान करता है। उदाहरण की अगर बात की जाए तो ड्राइवर हो गया, कंडक्टर हो गया, सामान लादने उतारने वाला हो गया, टिकट संग्राहक हो गया आदि। इस तरह सभी प्रकार की परिवहन सेवाओं में भारी संख्या में लोग अपना रोजगार को पाते हैं। परिवहन के कारण पर्यटन यानी कि टूरिज्म जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें भी काफ़ी वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि लोग अपने राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक देश से दूसरे देश में परिवहन की सहायता से ही क्या करते हैं? घूमने फिरने जाया करते हैं। पर्यटन वाला बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में हम आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। परिवहन का असर औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी लाता है। इससे क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं का आयात और निर्यात ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हाथ से लेके तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा नहीं, तो इसके लिए उसकी ज़रूरत किसे पड़ेगी? उसे परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि आज के समय में परिवहन जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो कितनी सारी गतिविधियों के ऊपर निर्भर करता है। काफ़ी कॉमन सा टॉपिक था, आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। इसके बाद भी कॉमन टॉपिक है तीसरी क्रिया में, वो है संचार यानी कम्युनिकेशंस। तो देखिए संचार सेवाओं में शब्द हो गया यानी वर्ड हो गया, संदेश, तथ्य, विचार, तो ये जो चार चीजें वो आती है, इंक्लूडेड है। शुरुआत में संचार एक तरीके से परिवहन पर निर्भर था, जैसे कि डाक के थ्रू हो गया, कबूतर के थ्रू हो गया, तो परिवहन के थ्रू ये चीजें चला करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे मोबाइल आ गया, दूरभाष आ गया, उपग्रह गए, सैटेलाइट आ गई, तो इनके कारण संचार जो है यानी कम्युनिकेशन है वह क्या हो गया? परिवहन से मुक्त हो गया। अब क्या टेक्नोलॉजी के अनुसार संचार चलते हैं यानी कम्युनिकेशन ज़्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तेजी से बढ़ते संचार सेवाओं की अगर बात की जाए, जिन्हें हम जनसंचार के माध्यम भी कहते हैं, तो जैसे दूर संचार हो गया, रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, इंटरनेट हो गया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनमें से जनसंचार के माध्यम कौन से या फिर जनसंचार के माध्यमों के उदाहरण बताइए, तो आप इन्हें लिख दीजिएगा, आराम से आपका 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट जो सेकंड होगा इस लेसन का, वो आखिरी पार्ट होगा, वो भी आपको विद इन 1 डे के अंदर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जब तक आप इस लेसन को समझोगे अच्छे तरीके से, तब तक आपके सामने सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और साथ ही अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत सारी CBSE से जुड़ी हर एक अपडेट मिलती है। और साथ ही इस लेसन की PDF भी मैं आपको वहीं पे अपलोड करूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी से हमें तैयारी करनी है। हमारा जो लक्ष्य है वो है 2021 का बोर्ड एग्जाम का, हमें कैसे भी करके क्लियर करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कीजिएगा, और हम अभी से अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से करेंगे, तो आने वाले टाइम में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए हम उसे आसानी से टैकल कर लेंगे। तो मैंने ठान लिया है आपके साथ पूरी मेहनत करना, तो आप भी मेरा पूरा साथ दीजिएगा। आप साथ कैसे दे सकते हैं? आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें, लाइक करें, यही आपका मोटिवेशन है मेरे लिए। तो मैं तो बस आपसे यही उम्मीद रखता हूँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, मैं जल्द ही मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।